राधे राधे आप सबको। स्वागत है आप सबका कान्हा क्लासेज पर। इससे पहले हम लोग 2004 से पहले जितने पेपर हुए हैं सब देख लिए हैं। और उस टाइम 85 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन 2004 से स्टार्ट हुआ 125 प्रश्न। तो यहाँ आज हम लोग देखेंगे 125 प्रश्न और जल्दी जल्दी रिवीजन किया जाएगा, क्योंकि अब तो पेपर होने ही वाला है। तो पहला प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है कि देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। देहाती दुनिया है क्या, उपन्यास है ये? शिव तो किसका है पूछ रहा है, तो ये शिव पूजन सहाय का है। इसका समय ध्यान रखना है कि इसका समय 1926 ईस्वी है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का है दूसरा, कि गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। इसका विधा पूछ रहा है, तो उपन्यास उपन्यास नहीं है, ना कहानी है, ना नाटक है। तो इनमें से कोई नहीं। देखिए तीसरा नंबर है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो किस पे लिखा गया है? आवारा मसीहा विष्णु पर भाकर लिखे हैं, लेकिन किस पे लिखे हैं? तो ये शरत चंद्र पे लिखे हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पे लिखे हैं। फिर है हम लोग का अगला प्रश्न 4 नंबर। यहाँ पूछ रहा है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो जिंदगी भर यात्रा किए, तो इस नाम से कौन लिख सकता है? राहुल सांकृत्यायन लिखे हैं। हमेशा यात्रा किए और अपनी जीवनी भी इसी नाम से लिख दिए, मेरी जीवन यात्रा। और महिला में है हम जानकी देवी बजाज, उनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा नाम से ध्यान रखना है। महिला में जानकी देवी बजाज की आत्मकथा है। फिर अब देखिए 5वां नंबर, आधा गांव के लेखक हैं। तो आधा गांव जो है ये आंचलिक उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? इसमें गंगौली गांव का वर्णन है। तो इसको लिखा है राही मासूम रजा ने। ओस की बूंद में, ओस की बूंद इनकी रचना है, उपन्यास है। और कटरा भी आरजू है, हिम्मत जौनपुरी है, देखिए सब इनके उपन्यास है। और टोपी शुक्ला है, सीन 75 है, दिल एक सादा कागज है। फिर देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है, हिंदी में शिकार साहित्य में के अप्रतिम लेखक है। तो शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? श्री राम शर्मा है। और इनकी रचनाएं हैं, यहाँ पे दिया नहीं है। इनकी श्री राम शर्मा जो है इनकी रचना जंगल के जीव है और ऐसे करके है। तो ध्यान रखना है कि शिकार साहित्य का प्रतिम लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। फिर है 7 नंबर, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? तो अज्ञे भी है, मुक्तिबोध भी है, नेमीचंद जैन भी है, गिरजा कुमार माथुर भी है, और प्रभाकर माचवे भी है, भारत भूषण अग्रवाल भी है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जो है ये इसमें नहीं आएंगे। 7 का हो जाएगा हम लोग का 4 नंबर। फिर है 8 नंबर, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। तो ये जो है अज्ञे जी की रचना है और ये यात्रा वृत्तांत है, एक बूंद सहसा उछली। और रचना इनकी है, अरे आयवर रहेगा यार, ये यात्रा वृत्तांत है, अपने देश में घूमे हैं तो उसका वर्णन किया है। बहता पानी निर्मल है, ये भी ध्यान रखना है, ये कहीं किसी क्लास में लगा हुआ है, बहता पानी निर्मल। अब फिर देखिए 9 नंबर, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये सब उपन्यास हैं। 4 किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं ये चारों। फिर है गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं। ये भी उपन्यास है, गली आगे मूर्ति है। ये उपन्यास किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। और इनके उपन्यास और हैं, देखिए औरत नाम से, अलग अलग वैतरणी नाम से, इसमें करैता गांव है, दिल्ली दूर है, कुहरे में युद्ध और वैश्वानर, ये सब इनके उपन्यास है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता है। तो ये राम कुमार वर्मा। देखिए यहीं पे हम कर दिए हैं, हमको करना चाहिए यहाँ पे, हम 3 नंबर पे ही कर दिए हैं। तो ये राम कुमार वर्मा का नाटक है। रेशमी टाई ध्यान रखना है, दीपदान तो फेमस है ही, सब इनके एकांकी हैं और नाटक है उसी में। फिर देखिए 12 नंबर, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। तो कुआनो नदी किसकी रचना है? एक है ये सरसद अल सक्सेना, इनकी रचना है कुआनो नदी। बांस का पुल है, एक सोनी नाव है, फिर गर्म हवाएं है, जंगल का दर्द है, खूटियों पर टंगे लोग है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इसमें साहित्य अकादमी मिला है, खूटियों पर टंगे लोग। फिर देखिए 13 नंबर, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? ये रघुवीर सहाय की रचना है। अब देखिए इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो जो है ये आपातकाल पे लिखी गई है।
और लोग भूल गए इस पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। फिर हम लोगों का अगला प्रश्न, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती थे। और इसी में इनका रिपोर्टाज छपा था, युद्ध यात्रा, जो ध्यान रखना है उसको भी। ये धर्मयुग साप्ताहिक है, ये भी ध्यान रखना है। फिर 15 नंबर प्रश्न है हम लोगों का, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के लेखक है। तो इस नाम से कौन लिखता है? और करके लिखे हैं रामविलास शर्मा महत्वपूर्ण है। इनकी रचना ज्यादा है, ध्यान रखना है। तो इनकी रचना यहाँ पे नीचे दिया है, सब आप लोग पढ़ सकते हैं। भाषा और समाज है, निराला की साहित्य साधना है, 3 भाग में है। और महाप्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये सब इनकी रचनाएं है। फिर 16 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि श्रीलाल शुक्ल की रचना है। श्रीलाल शुक्ल उपन्यासकार हैं, तो इनकी रचना है राग दरबारी। ये तो मोहन राकेश की रचना है, ये इनकी रचना है। राय मासूम रजा की और सारा आकाश राजेंद्र यादव की रचना है। तो राग दरबारी ध्यान रखना है। इस पे इनको साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है राग दरबारी पे, जिसमें रुपन बाबू पात्र है, रंगनाथ है। अब देखिए 17 नंबर, स्वार्थ का विलोम होगा। तो स्वार्थ का विलोम दोनों होगा, इसको ध्यान रखना है। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? ये परमार्थ जो दिया है ये भी होगा, और ये निस्वार्थ जो दिया है ये भी होगा। वासुदेवानंद प्रसाद की बुक में दोनों मिल जाएगा। तो इस तरह से तो इसको यफ होना चाहिए। दोनों ध्यान रखना है कि स्वार्थ का विलोम परमार्थ और निस्वार्थ दोनों होता है। फिर है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? तो कनक कनक 2 बार आया है, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा हम लोग का। फिर है 19 नंबर, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे दिया है पूजनीय, दिया है एक में, फिर उज्जवल दे दिया है, फिर परिपार्श्विक है, फिर ज्योत्सना है। तो ध्यान ये रखना है कि या तो पूज्य रहता है, या तो रहेगा तो पूज्य रहेगा, ये सही है। या फिर अगर पूजनीय लिखना है हम लोग को, तो पूजनीय लिखना पड़ेगा, ये ऐसे रहेगा, तब सही रहेगा। ये दोनों ध्यान रखना है, या तो पूज्य सही है या पूजनीय सही है, ये गलत है पूजनीय जो लिखा है। और उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ये दोनों जो रहेगा उज्ज्वल, ये सही है। फिर है ज्योत्सना जो लिखा है, तो ज्योत्सना भी गलत लिखा है। ज्योत्सना में ये ज्योत्सना, ये त स, और इसमें न भी इसी में लगा रहता है, ज्योत्सना ऐसे रहता है, ध्यान रखना है। ज्योत्सना में ऐसे लिखा जाता है, और उज्ज्वल ऐसे है। और पूजनीय रहेगा या पूज्य रहेगा, ये पूजनीय जो शब्द लिखा है ये गलत लिखा है। तो इसमें हो जाएगा परिपार्श्विक सही हम लोगों का तीसरा। फिर है ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो इसमें ध्वन्या तो पहले ही आ गया है, आनंदवर्धन की रचना है, तो ये ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है ध्वन्यालोक। फिर 21 नंबर है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश है इसमें 351 में। और ये उच्चतम न्यायालय की भाषा, ये जो है 48 में मिल जाएगा। ठीक है कि 48 में अंग्रेजी में ही रहेगी। अब पत्राचार की भाषा 46 में है। अब देखिए 22 नंबर, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी भी है, देवपगा भी, देवापगा भी है, सुरसरी, सरिता जो है नदी का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखना है, किसी भी अगर नदी का पर्यायवाची पूछेगा तो उसमें नदी का देके, जैसे मान लीजिए गंगा का पूछ दिया, यमुना का पूछ दिया, उसमें एक नदी का पर्यायवाची रख देगा कंफ्यूजन करने के लिए। तो नदी का याद रखना है कि क्या होगा, एकदम क्लियर याद रखना है। फिर है 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो देखिए मार्क्सवादी विचारधारा के ये पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, इस टाइप का प्रश्न। तो नामवर सिंह तो है ही, रामविलास शर्मा तो प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक है, शिवदान सिंह चौहान पहले हैं, और ये नहीं होंगे, विजय नारायण शाही जो है ये नहीं होंगे। रांगे राघव भी हैं मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक, तो विजय देवनारायण शाही इसमें नहीं होंगे। चौथा वाला हम लोग का सही हो जाएगा। फिर है कि कनुप्रिया के लेखक हैं। तो कनुप्रिया के लेखक कौन है? ये धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया। फिर है 25 नंबर प्रश्न हम लोग का, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो ये अरुण कमल की रचना है नए इलाके में, इस पे इनको साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो आंचलिक उपन्यासकार में रेणु जी आ जाएंगे, और राही मासूम रजा आ जाएंगे, और कौन आ जाएगा, और भी कई लोग हैं। अब देखिए 27 नंबर, पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक है।
तो पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? ये उदय प्रकाश की रचना है। पीली छतरी वाली लड़की इन्हीं की रचना है ना। पाल गोमरा का स्कूटर, और मिस पाल पूछेगा तो मोहन राकेश की रचना हो जाएगी। फिर देखिए 28 नंबर है, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। तो ये ललित निबंध है। कुबेरनाथ राय है, और ये हो जाएंगे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी है, और विद्यानिवास मिश्र है। ये तीनों लोगों की रचनाएं एकदम ध्यान रखना है, ये लोग ललित निबंधकार हैं, और इन लोगों की रचनाएं बार बार पूछी जाती है। निबंध तो इन लोगों का पूछा ही जाता है बहुत। अब देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं, तो ये उपन्यास है किसका है? भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते। फिर है हम लोगों का अगला प्रश्न 30 नंबर, पूछ रहा है कि इंदुमती कहानी के लेखक है। तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी की ये रचना है इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी से माना जाता है, 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। अब 31 नंबर है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक है। तो गुलेरी जी तीन कहानी लिखे हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो ये याद रखना है तीनों। किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। फिर देखिए 32 नंबर है, पूछ रहा है कि कमल नयन में कौन सा समास है। तो यहाँ पे सही से देखा जाए तो होना तो चाहिए कर्मधारय समास, लेकिन वो दिया नहीं है तो बहुव्रीहि समास को ही माना है इसमें, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर अगला हम लोग का प्रश्न क्या है 33 नंबर की हानि लाभ में कौन सा समास है। तो ये तो सिंपल दिख रहा है कि हानि लाभ में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व होगा, लेकिन इसमें दिया नहीं है तो इसमें चौथा हम लोग का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। फिर है अगला नंबर 34 नंबर, न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि क्या कहने का इसका मतलब है। मतलब ये है कि असंभव कार्य, ये तो होगा नहीं कि काम से जी चुराना, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो बचाइए असंभव कार्य। न ऐसा होगा, न ऐसा होगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अब देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। लोकोक्ति में और मुहावरे में बस इतना अंतर है कि मुहावरा जो होता है उसमें अंत में ना लगा रहता है, लेकिन लोकोक्ति में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कह सकते हैं कि अंधे की लकड़ी होना, यहाँ पे 9 2 11 होना, ये तो है ही। गले पड़ना यहाँ पे ना है, लेकिन अधजल गगरी छलकत जाए, अब इसमें कहाँ से ना लगाएंगे। तो इसीलिए जो ये चौथा हम लोग का है ये लोकोक्ति हो जाएगा, तो ये चौथा सही हो जाएगा। फिर है 36 नंबर, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू और दालिया, ये सब किसकी कहानी है? ये सब कहानी है बंग महिला की। इनका असली नाम था राजेंद्र बाला घोष, ध्यान रखना है। ये कहानी 1907 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। अब है 37 नंबर की भूल गलती, ये कविता है कि कवि है? तो ये मुक्तिबोध जी है, ये तो पता ही है सबको, बहुत फेमस कविता है। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस है, ये सब इनकी रचना है मुक्तिबोध की। अब देखिए अंधेरे में भी ध्यान रखना है, ये तो सबको पता है। अब देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो बलचनमा इनका है ही। इसमें प्रतिपर कथा जो है ये रेणु जी की रचना है, उपन्यास है। अब देखिए 39 नंबर, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। तो ये भी फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है जुलूस। बकरी नाटक के रचयिता है, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है बकरी। हबीब तनीर का तो आगरा बाजार है ही। फिर है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये दिनकर की रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय। 42 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग नामवर सिंह की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज भी नामवर सिंह की रचना है। छायावाद भी नामवर सिंह की रचना है। लेकिन भाषा और समाज ये जो रचना है ये रामविलास शर्मा की है। निम्नलिखित में से किस लेखक की को यहाँ पे रहना चाहिए को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो सबको मिला है, लेकिन नागार्जुन जी को नहीं मिला है, तो सी हो जाएगा इसमें। मगध कविता संग्रह के रचयिता है, इसमें इनको साहित्य अकादमी मिला है। यह है श्रीकांत वर्मा की रचना मगध। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? दोहा का उल्टा होता है सोरठा, लेकिन इसमें दिया नहीं है। दोहा होता है 13 11, लेकिन सोरठा हो जाता है 11 13, दिया नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है?
तो यूथ पढ़ेंगे तो उसमें ये दे दिया है पहला वाला, लेकिन ये सही नहीं है। इसमें सांप्रदायिकता है काला जल में। अब देखिए, नेताजी कहिन के लेखक हैं। कसफ है, क्याप है, ये सब मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास है। फिर है 48 नंबर, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है तो 16, और चौपाई रहेगा तो 15 हो जाएगा। फिर है हम लोगों का अगला प्रश्न 49 नंबर, ये थोड़ा तिरछा हो गया है लग रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य बहुत पूछा जाता है। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो राम ने रोटी खाई है ये वाला हो जाएगा इसमें, हम लोगों का सी सही हो जाएगा। तीसरा, राम ने रोटी खाई है, ये भी पूछ असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा था कि ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। तो पूर्वी हिंदी में तो एकदम नहीं होता है ने का प्रयोग, ये ध्यान रखना है। तो उसमें अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी आ जाएगा, तो उसमें एकदम ने का प्रयोग नहीं होता है। अब 50 नंबर प्रश्न हम लोगों का क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो संन्यास जो है ऐसे लिखा जाता है, संन्यास में ऊपर ये बिंदी रहेगा तब सही रहेगा जाके। अब है 51 नंबर प्रश्न हम लोगों का, निम्नलिखित उपन्यास में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। तो गोदान इनका जो है अंतिम उपन्यास है। अगर इसमें क्या है उनका उपन्यास, मंगलसूत्र जो उपन्यास है वो भी दिया होता तो उसको लगाया गया होता, लेकिन इसमें गोदान दिया है 1936, यही लास्ट है इनका। फिर है 52 नंबर, यहाँ पे मिलान करना है। तो शेखर एक यूनि उपन्यास है और ये अज्ञे जी का उपन्यास है, दो भाग में है ये। फिर अशोक के फूल है, ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्या भूलूं को याद करूं आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन का। तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आंसर तीसरा दिया ही है। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। तो अन धन अंत होगा लेकिन हलंत रहेगा, इसमें ध्यान रखना है। अन धन अंत होगा लेकिन हलंत रहेगा। फिर है बाल्टी कैसा शब्द है। बाल्टी कैसा शब्द है, तो ये तो पुर्तगाली शब्द है, तो ये विदेशज में चला जाएगा। फिर है ब्रजभाषा है, तो पूर्वी हिंदी में आती है कि पश्चिमी में, तो पश्चिमी में आती है। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी और हरियाणवी, ये सब पश्चिमी हिंदी में। अब देखिए 56 नंबर, नासिकेतोपाख्यान। इसको याद कर रहे थे हम तो बहुत कठिन लग रहा था हमको। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, तो ये सदल मिश्र की रचना है। फिर है हम लोगों का अगला प्रश्न 57 नंबर, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है किसने। तो राजा द्वय दो लोग थे, राजा शिव प्रसाद सितारा हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। तो उन्हीं में से राजा लक्ष्मण सिंह जो है ये इसका खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किए, राजा लक्ष्मण सिंह। और इनकी पत्रिका भी थी प्रजा हितैषी नाम से, यहाँ पे दिया भी है। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, और उसी को जो जो बलिया वाला व्याख्यान दिए थे वही निबंध है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो जब इनकी मृत्यु से 1 साल पहले 1884 ईस्वी, 1850 में जन्म हुआ, 1885 में मृत्यु, तो 1884 ध्यान रखना है कि मृत्यु से 1 साल पहले। यहाँ पे गलत दिया है ये सब, 1984 जो दिया है। अब फिर पूछ रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। फिर है 60 नंबर प्रश्न हम लोगों का, भारतेंदु का केंद्रीय विधा है। भारतेंदु जो है उसकी केंद्रीय विधा क्या है, तो ये नाटक है। ये भी शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था ऐसे कुछ प्रश्न। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक है, तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है नूतन ब्रह्मचारी। इनके दो उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी हो गया और एक सौ अजान एक सुजान। फिर 62 नंबर हम लोगों का प्रश्न है कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है। तो इसमें से जो दिया है कई वचन, सुधा समाचार, सुधावर्षण और हिंदी प्रदीप, ये इसमें से कोई नहीं है। भारत मित्र एक पत्र है उसको कहा जाता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये यहाँ पे दिया तो है। फिर है संयुक्ता स्वयंवर है, क्या है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। तो ये नाटक है, संयुक्ता स्वयंवर लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित नाटक है। फिर है ब्राह्मण के संपादक थे, ब्राह्मण पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे, तो प्रताप नारायण मिश्र थे। इनका 9 में लगा हुआ है, क्लास 9 में बात नाम से इनका निबंध है, प्रताप नारायण मिश्र। फिर है 65, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे, ये प्रेमघन थे, आनंद कादम्बिनी।
कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। फिर हम लोग का अगला प्रश्न है 67 नंबर। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता है तो ये श्रीधर पाठक की रचना है। कश्मीर सुषमा इनकी रचना है। वनाष्टक है और मनोविनोद है, ये सब है। देहरादून नाम से है, यहाँ पे नीचे दिया है सब। 68 नंबर प्रश्न हम लोग का अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो स्वच्छंदतावाद में प्रकृति पर्यवेक्षण भी रहता है, लेकिन ब्रजभाषा में रचना कोई जरूरी नहीं है कि इस स्वच्छंदतावाद में रहे। फिर अगला है हम लोग का प्रश्न 69 नंबर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग कौन होगा इसमें? वह जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, और सब स्त्रीलिंग है। ध्रुव चरित के रचयिता है तो नरोत्तम दास की रचना है ध्रुव चरित। बहुत जल्दी जल्दी हो गया लग रहा है। 70 नंबर हम लोग पहुंच गए। अब देखिए 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न क्या है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति की रचयिता है। कृष्ण गीतावली तो ये तुलसीदास की रचना है। बार बार ये लोग पूछते हैं, सोचते हैं कि कृष्ण गीतावली है तो लोग सोचेंगे कि सूरदास की रचना है, लेकिन सबको पता है कि तुलसीदास भी गीतावली और कृष्ण गीतावली नाम से रचना किए हैं। फिर देखिए 72 नंबर। जाति विलास के रचयिता है तो देव की रचना है जाति विलास। फिर है अगला 73 नंबर। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाए। कौन कहा है ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। फिर है 74 नंबर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है। कई चिंतन एवं काला धाराओं का योगदान मिलता है, किस काल में मिलता है? तो ये कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। पहला वाला इसका सही हो जाएगा, ए वाला। फिर मिलान करना है 75 नंबर। जलज, जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला, कमल हो जाएगा। जलद का मतलब होता है बादल और जलधि का मतलब होता है समुद्र। अब देखिए 76 नंबर है। नित प्रति पुण्यो रहे आनंद उप उजास में अलंकार है तो इसमें उपमा अलंकार होगा। इसमें कौन अलंकार हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। फिर है अर्धकथानक है। ये क्या है? जीवनी है कि आत्मकथा है कि श्रवण? आत्मकथा है ये, बनारसी दास जैन की। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, ये कह रहे हैं घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए 79 नंबर है। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन सीख लीनो जस अप्रताप को कहानी है। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति ठाकुर की है। फिर है भिखारी दास की रचना है। 80 नंबर प्रश्न है, भिखारी दास की रचना कौन है? तो काव्य निर्णय जो है भिखारी दास की रचना है। 81 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि नैन नचाए कही कहो मुस्काई लला फिर आयु खेलन होरी। तो ये पंक्ति बहुत अच्छी है, पद्माकर की है। होली के बारे में पद्माकर लिखे हैं। 82 नंबर प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अब है 83 नंबर। भाषा युग वासिष्ठ के लेखक हैं। भाषा युग वासिष्ठ किसकी रचना है? ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। ऑप्शन में राम प्रसाद बिस्मिल दिया है कंफ्यूजन करने के लिए। फिर है 84 नंबर। राहुल जी ने, मतलब राहुल संकीर्तन जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? ये तो सबको पता है, सर्वमान्य वो है, वो शरापा। तो इनको राहुल संकीर्तन भी प्रथम कवि मानते हैं हिंदी का, और ये सर्वमान्य भी है। पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर मानते हैं। अब हम लोगों का अगला प्रश्न 85 नंबर। इतने में 2003 का दो का एक का निपट गया होता प्रश्न पत्र, लेकिन अभी हम लोग को और प्रश्न देखना है 85 के बाद भी। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो आदिकाल नाम दिए हैं। फिर है 86 नंबर प्रश्न। विशलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया है? तो विशलदेव रासो जो है गेय शैली में है और लोक गेय में परमाल रासो है। दोनों को ध्यान रखना है। यहाँ पे मिलान करना है 87 नंबर में। दस कुमार चरितम किसकी रचना है? ये दंडी की रचना है। नहदेव चरितम ये श्रीहर्ष की रचना है और उत्तर रामचरित भवभूत की रचना है। फिर है भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये इसका
समर्थन करते हैं इस बात का। फिर है 90 नंबर। इसमें आंसर क्या दिया है? जयशंकर प्रसाद दे दिया है क्या? शिल्पी में बहुत गलती दिया है। तीसरा, लेकिन उत्तर यहाँ पे 4 कैसे दे दिया है? कुछ लग रहा है यहाँ पे 2 का हो गया है। हाँ, 88 89 छूट गया है क्या? 89 नंबर प्रश्न तो छूट गया है, तो उसको देख लिया जाएगा कहाँ से कहाँ से। उसके लिए तो एक प्रश्न को एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, कमेंट में डाल देंगे, ठीक है। 89 नंबर प्रश्न छूट गया है। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य कृतियां, यहाँ पे कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पूछा था, लेकिन एक प्रश्न जो है हम लोग का मिस हो गया है यहाँ पे। चलिए देख लिया जाए, एक प्रश्न छूटा है तो उसको कमेंट में डाल देंगे। पद्मावत है, तो पद्मावत क्या है ये पूछ रहा है। पद्मावत एक त्रासदी माना है। पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है। फिर है 91 नंबर। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो ये तुलसीदास किए हैं। थोड़ा लिख लें कौन नंबर बचा हुआ है 89 नंबर को, नहीं तो भूल जाएगा। 89। तो इसमें हो जाएंगे तुलसीदास। 92 नंबर है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो ये मैथिली शरणगुप्त में मिलता है, ध्यान रखना है इसको। मैथिली शरणगुप्त में। विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका ये ब्रज भाषा में है। 94 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? ये ब्रज भाषा से है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का है कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? ये रहीम दास की रचना है। फिर है रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है। मदनाष्टक की भाषा पूछ रहा है, तो मदनाष्टक की भाषा क्या है? ये खड़ी बोली में है। खड़ी बोली में ही है ना? हाँ, खड़ी बोली में ही है। फिर हम लोग का अगला प्रश्न है 96 के बाद है 97 नंबर। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो ये किस धारा के कवि हैं? ये अष्ट छाप में आते हैं छीत स्वामी। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध है। रामचंद्र वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोसकार के रूप में प्रसिद्ध है, रामचंद्र वर्मा। फिर है 99 नंबर प्रश्न हम लोग का। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। बार बार पूछता है इसको, किशोरी दास वाजपेयी। इसको पता है कि हम पूछेंगे हिंदी शब्दानुशासन और सब लोग सोच लेंगे शब्दानुशासन, लेकिन ऐसा बात नहीं है, सब लोग याद कर लिए हैं। हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? किशोरीदास वाजपेयी की। और शब्दानुशासन पूछेगा अगर, तो हेमचंद की रचना हो जाएगी। फिर है 100 नंबर, आज का 100वां नंबर प्रश्न हम लोग का है रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो रीति सिद्ध बिहारी हैं। फिर है 101 नंबर। नहुस नाटक के नाटककार है। नहुस किसका नाटक है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास की ये रचना है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 102 नंबर पे। लोकायतन के रचयिता है। लोकायतन किसकी रचना है? पंत जी की रचना है। 4 नंबर इसमें हम लोग का हो जाएगा सही। फिर 103 है आंसू है। पूछ रहा है कि आंसू क्या है? मुक्तक काव्य संकलन है, तो यही सही है, मुक्तक काव्य संकलन ही है। देख लिया जाए इसको। हाँ, मुक्तक काव्य संकलन ही है आंसू। फिर 104 नंबर है निराला की अंतिम कविता है। तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ये है इनकी सांध्य काकली में संकलित है, यही इनकी अंतिम कविता है। अब पहली कविता तो सबको पता है कि कौन है, जिसका जिसको छापने से मना कर दिए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जूही की कली। 105 नंबर देखिए अब। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। तो ये पंत जी की रचना है, कला और बूढ़ा चांद। फिर है 106 नंबर। महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार रश्मि नीरजा चांद की त्यामा दीप शिखा। तो निहार हो जाएगा यहाँ पे।
फिर है 107 नंबर, नूतन ब्रह्मचारी है तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ये उपन्यास है। सौजन एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता है तो देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता वाले, इन्हीं का उपन्यास है भूतनाथ। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था तो ये बंबई से। वेंकटेश्वर समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था? तो बंबई से। और धर्मयुग भी बंबई से प्रकाशित होता था, ध्यान रखना है। 110 नंबर है कि प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था है। इतना बढ़िया बढ़िया उसमें देशभक्ति कविता थी कि अंग्रेज लोग पढ़ के पागल हो गए, सोचे कि अब तो इसको जब्त करना पड़ेगा। तो सोजे वतन है, इसमें कहानियां जो लगी हैं उसको पूछा जाता है कि कौन कौन सी कहानी इसमें है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, शेख मखमूर है, ऐसे करके है 5। फिर है 111 नंबर, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है। फिर 112 नंबर, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहने का मतलब होता है कि युद्ध में शहीद होना। युद्ध में कोई शहीद हो जाएगा तो उसको बोल सकते हैं कि खेत हो गए। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है तो ये प्रिय प्रवास हो जाएगा। प्रिय प्रवास हरियाद जी की रचना है तो ये तीसरा इसमें हो जाएगा सही हम लोगों का। 113 के बाद है 114 नंबर, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि है तो द्विवेदी युग में सबसे फेमस कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि है। 115 नंबर प्रश्न है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो इसमें जो है राष्ट्रीय भावना है भारत भारती में। भारत भारती में क्या है? राष्ट्रीय भावना है। फिर है 116 नंबर प्रश्न, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं तो संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। फिर है 117 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है तो इसमें शुद्ध शब्द पूछ रहा है, फिर वही चीज आ गया पूजनीय वाला करके। तो देखिए पूजनीय तो गलत ही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये पूजनीय जो लिखा है ये सही है, या तो पूजनीय सही होगा या पूज्य सही होगा, तो सी हो जाएगा इसमें। फिर पूछ रहा है कि गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान में जो गोबर रहता है घर से भाग जाता है वही गोबर है, तो गोदान का पात्र है। 119 नंबर फिर है कि हिंदी नवरत्न के लेखक है। हिंदी नवरत्न का समय 1910 है, ध्यान इसको रखना है। इसका पूछ रहा है इसके लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु है। ये भी पूछता है कि मिश्र बंधु में कौन कौन लोग आते हैं? तो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। यहाँ पे थोड़ा धुंधला हो गया है लेकिन काम चल जाएगा, 2 बस 3 हुए हैं लग रहा है। फिर पूछ रहा है 120 नंबर, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा तो इसमें अभित धन न हो जाएगा, ये वाला हलंत वाला अभित धन न। फिर 121 नंबर है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो ये रोला छंद में है, गंगावतरण रोला छंद में है। अवधि का निजी छंद पूछ रहा है, कौन है? अवधि का निजी छंद कौन है बताइए, ध्यान में आ रहा है कि नहीं? बरवे है। कंफर्म कर दिया जाए, इसको अनलॉक कर दिया जाए, कौन होगा? बरवे हो जाएगा। फिर है हम लोगों का 123 नंबर प्रश्न, अब खत्म ही हो जाएगा धीरे धीरे, लग रहा है कि 2 बचा हुआ है बस। निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? दिमाग चकरा गया होगा देख के सब। तो इसमें कौन वाला हो जाएगा? जीविसा, ये वाला जो है 4 नंबर, पहले छोटी ही रहेगा फिर बड़ी फिर छोटी, तो इसमें ये वाला हो जाएगा चौथा नंबर। मुमूर्षु का भी पूछता है बहुत, वो भी दिमाग घंचक्कर में कर देता है पूछ के। फिर देखिए 124 नंबर, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात है, किसके लिए विख्यात है सरदार पूर्ण सिंह? तो निबंध लिखे हैं, निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम इनका निबंध है ना, कन्यादान। यहाँ पे देखिए लिखा है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, ये तो फेमस है इनका। मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान। फिर है काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी तो 1893 में। 1893
93 में खत्म हो गया जी, लग रहा है। 125 नंबर हम लोग का हो गया। अब 90 नंबर प्रश्न हम लोग को देखना है, वो भी बता ही दे रहे हैं क्या है। कहाँ गई बुक? टी 2004 का 90 नंबर प्रश्न। 4 का 90 नंबर प्रश्न क्या है? 89 नंबर। हाँ, एक प्रश्न है बस, उसको भी देख लिया जाए, नहीं तो कहेगा कि हमको छोड़ दिए। पूछ रहा है 90 नंबर में कि मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप ये किसकी रचना है? तो ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस तरह से हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। 2004 के बाद जो पेपर हुआ होगा उसको देखा जाएगा बाद में। एकदम शांति से दिमाग शांत करके देखना है, तभी सब याद होगा। और इसमें थोड़ा थोड़ा बस एक्सप्लेनेशन है, जल्दी जल्दी हम सोच रहे हैं कि करा दिया जाए। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को, फिर मिलेंगे बाद में अगले पेपर में।